Hello everyone, I Ashvi, your tutor, is going to teach you chapter number 1 of physics, motion in one dimension. तो बच्चों, आप मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में क्या जानते हैं? कुछ आपको पता है? मोशन का मतलब जानते हैं? मूवमेंट, मोशन, मेरा हैंड मोशन में है, मैं चल रहा हूँ, डिस्प्लेस कर रहा हूँ किसी चीज का मोशन है. तो आप सबको मोशन के बारे में पता ही होगा. बट अगर मोशन इन वन डायरेक्शन है तो चलिए आइए पढ़ते हैं आज. तो बच्चों, मोशन इन वन डायमेंशन, तो सबसे पहले हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था क्वांटिटीज के बारे में. फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था या फिजिकल क्वांटिटी. अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ये दो चीजों से बनती है. एक होता है न्यूमेरिकल, जिसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है यूनिट, जिसे u से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इन दो चीजों से मिलकर बनती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन. अगर इनमें से कोई एक भी चीज नहीं होगी तो हमारा फिजिकल क्वांटिटी को हम सही से नहीं बोल पाएंगे. सपोज अगर हम यूनिट हटा देते हैं, आप ग्रोसर के पास गए, आपने बोला भैया आप मुझे 5 राइस दे दीजिए. 5 यूनिट राइस देगा, 5 kg राइस देगा या 5 ग्राम राइस देगा? क्या देगा ग्रोसर? उसे समझ में नहीं आया. आप पेट्रोलियम भरवाने गए, पेट्रोल भरवाने, डीजल या सीएनजी कुछ भी भरवाने गए, आपने बोला भैया आप इसमें 10 भर दो, 10 लीटर, 10 ml या 10 ड्रॉप्स. क्या नहीं पता उसे. तो देखो यूनिट का कितना बड़ा रोल है. इट इज अवॉइडिंग कंफ्यूजन. अगर आप यूनिट हटा दोगे उसकी न्यूमेरिकल से तो इतना बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप समझ नहीं पाओगे. अब देखो हम न्यूमेरिकल हटा देते हैं. न्यूमेरिकल हटाते हैं, भैया आप केजी दे दो, केजी राइस दे दो. कितना केजी? 1 2 3 4 5. कितना? कुछ तो होगा नहीं. अब आप पेट्रोलियम भरवाने गए, आपने बोला भैया इसमें लीटर पेट्रोल डाल दो या ml पेट्रोल डाल दो. कितना? नहीं पता. तो इन सब चीजों को बताने के लिए कितना चाहिए वो ये बताएगा, और किस क्वांटिटी में चाहिए, किस यूनिट में चाहिए वो ये बताएगा. तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए दोनों जरूरी हैं, तो n और u भी जरूरी है. तो pq इज इक्वल टू n प्लस u. pq इज इक्वल टू n प्लस u भी लिख सकते हैं हम, न्यूमेरिकल प्लस यूनिट. ठीक है. अब बच्चों ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है इसे दो टाइप में बांटा गया है. एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एंड सेकेंड इज वेक्टर क्वांटिटी. बच्चों जिस अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे 5 kg, 10 लीटर, ml, 10 ml, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन्हें कहा जाता है मैग्नीट्यूड. क्या कहा जाता है? मैग्नीट्यूड कहा जाता है. मैग्नीट्यूड. अब ये जो मैग्नीट्यूड होता है स्केलर क्वांटिटी में आपको केवल मैग्नीट्यूड मिलेगा. मैग्नीट्यूड स्पेसिफाइड, जैसे 5 kg, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी. बट जिन क्वांटिटी में आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई की जाए वो वेक्टर क्वांटिटी होती है. स्केलर क्वांटिटी जब भी आपको बताई जाएगी तब आपको कोई डायरेक्शन नहीं बताई जाएगी, केवल मैग्नीट्यूड बताया जाएगा. बट जब भी आपको वेक्टर क्वांटिटी बताई जाएगी तब आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताया जाएगा. जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसका. 5 kg हो गया. अगर मैं बोलूं 5 किलोमीटर्स इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इन ईस्ट कर लेते हैं, इन ईस्ट. तो इसमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई की गई है और इसमें मैग्नीट्यूड भी स्पेसिफाई. मतलब ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है. बट जैसे आप देखो इलेक्ट्रिक करंट आपने देखा होगा घर में मेजर भी होता है. 5 वोल्ट,
5 वोल्ट, 5 वॉट, उसके बाद 5 एम्पियर, 10 एम्पियर समथिंग ऐसे ही नापा जाता है। तो क्या इसके साथ डायरेक्शन बताई जाती है? नहीं, कभी भी नहीं बताई जाती, इसलिए ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। बट आप देखो कि आप कभी भी किलोमीटर्स, कभी आप गाड़ी चला रहे हो तो आप बोलते हो मैं 5 किलोमीटर्स ईस्ट डायरेक्शन में गया था या 10 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में गया था, वो आप डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहे हो। तो ये क्या हुआ? एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। अब हम आते हैं नेक्स्ट आते हैं रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन। तो बच्चे जानते हैं रेस्ट इन मोशन क्या होता है? रेस्ट इन मोशन आपने पढ़ा भी होगा पहले। रेस्ट का मतलब होता है जब एक बॉडी रेस्ट में हो, जब उसमें कोई मूवमेंट ना हुआ हो, और मोशन जब उसमें कोई मूवमेंट हुआ है। तो आप रेस्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो रेस्ट को आप डिफाइन कर सकते हो when there is no movement in the body respect to its surrounding। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जब उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगा तब क्या होगा? रेस्ट होगा। जब कोई मूवमेंट नहीं होगा, जैसे मेरा हाथ मैंने ऐसे स्टिल रखा हुआ है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, मतलब ये क्या है? मेरा हैंड जो है रेस्ट में है। तो अब बच्चों मोशन पढ़ेंगे हम साथ में। तो बच्चों मैं आपको बता रही थी रेस्ट के बारे में कि एक बॉडी को हम रेस्ट में तब कहते हैं जब कोई भी मूवमेंट नहीं होता है उस बॉडी में। बॉडी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हम कह रहे हैं कि वो रेस्ट में, तो हम पता है कैसे बोल सकते हैं कि ये रेस्ट में? ये कोई भी बॉडी, सपोज ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, बॉडी है कोई भी, ये कोई मूवमेंट नहीं कर रही है, सराउंडिंग हमारी आसपास का एरिया कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, मतलब कि ये रेस्ट में है। बट सपोज क्या मैंने गिराया मार्कर को, कैसे? ऊपर से। जब ये गिर रहा था तब क्या ये बॉडी जो थी अपनी पोजीशन मूवमेंट कर रही थी? पोजीशन बदली इसने ऊपर से नीचे, मतलब इसने अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या है? पोजीशन बदली। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो बॉडी थी ये मोशन में थी। ओके। और जैसे हम कार को ड्राइव कर रहे हैं, कार हमारी चल रही है, तो कार अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से अपनी जगह बदल रही है चलते हुए। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो कार है ये क्या है? मोशन में है। और रेस्ट में कब कहेंगे? जब वो अपनी पोजीशन, अपना जो पोजीशन है वो या कोई मूवमेंट नहीं करेगा अपनी सराउंडिंग की रिस्पेक्ट में। ओके। अब बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो अब इसके बारे में समझते हैं। अब कोई भी ऑब्जेक्ट, जब हम वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वन डायमेंशनल मोशन, जब हम वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो ये ऐसा मोशन होता है जो एक स्ट्रेट पाथ में हो रहा है। किसमें हो रहा है? एक स्ट्रेट पाथ में हो रहा है, उसे हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ओके बच्चों, जैसे
एक कार है, वो रोड पर चल रही है, कार है रोड पर जा रही है, ये कार है, ठीक है, ये रोड पर जा रही है स्ट्रेटली। कैसे जा रही है? स्ट्रेटली। अब स्ट्रेटली जा रही है, ये क्या है? वन डायमेंशनल मोशन, एक ही स्ट्रेट पाथ में चल रही है। पेन को मैंने जैसे मार्कर को गिराया था नीचे साइड, ये जो है एक स्ट्रेट पाथ में जा रहा है नीचे ग्राउंड में, ये क्या है? वन डायमेंशनल मोशन। कोई भी चीज़ जो हम गिरा रहे, या हमने बॉल फेंकी, बॉल जो है ऊपर फेंकी, तो ये एक ही स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है, इसे हम क्या कहेंगे? वन डायमेंशनल मोशन। अब हम जानते हैं, ठीक है, अब फीचर क्या होते हैं, की फीचर क्या होते हैं वन डायमेंशनल मोशन के। अब हम की फीचर्स, अब जो सबसे पहला की फीचर आता है वो है द ऑब्जेक्ट मूव्स इन सिंगल डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक सिंगली अलोंग अ स्ट्रेट पाथ चलता है, एक सिंगल लाइन में स्ट्रेट पाथ में चलता है, तो इसका क्या है? मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ, मूव्स इन स्ट्रेट पाथ। अब हम जब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, दूसरा है द मोशन इज कन्फाइंड इन एक्स एक्सिस टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एक्सिस। अब बच्चों आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर अपनी मैथ्स में पढ़ी होगी तो उसमें दो एक्सिस होती है हमारी कभी भी ज्योमेट्री में। पहली एक्सिस होती है ऐसी, तो ये जो एक्सिस होती है इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, और इसे कहते हैं एक्स एक्सिस। तो ये जो बॉडी है ये अलोंग एक्स एक्सिस जाती है, कन्फाइंड रहती है बच्चों, कन्फाइंड टू एक्स एक्सिस, कन्फाइंड टू एक्स एक्सिस। अब बच्चों देख, मैंने अभी अभी आपको बोला था कि कार चल रही वो भी है, ऊपर मैंने फेंका वो भी है, नीचे फेंका वो भी है। अब हम जब बात करते हैं, जब हम सिंपल भाषा इंग्लिश में बात करेंगे वन डायमेंशनल मोशन की, तब ये तीनों चीजें जो हैं वन डायमेंशनल मोशन में आएगी। बट जैसे ही हम इसे फिजिक्स की टर्म में बात करेंगे, ये दोनों चीजें फिजिक्स की टर्म में नहीं आएंगी, ये वाली और ये जो अभी मैंने रेस की, इसमें केवल क्या आएगा? ये अलोंग कन्फाइंड कहाँ तक चलेगा? एक्स एक्सिस तक। तो ये जो है ये केवल और केवल एक्स एक्सिस तक चलेगा इन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो तभी ये क्या हम कहेंगे फिजिक्स की लैंग्वेज में वन डायमेंशनल मोशन। ओके, जब इंग्लिश में बात कर रहे हैं मतलब एक डायरेक्शन में चलना, ठीक है, चाहे वो ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे कैसे भी हो, एक चलना, एक डायमेंशन में चलना। बट जब हम फिजिक्स में आ जाए तो फिजिक्स में ये केवल कन्फाइंड रहता है एक्स एक्सिस तक। ओके, देयर इज नो मूवमेंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और ये जो होती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। कार ऐसे चल रही है और इसे हमने ऐसे टेढ़ा कर दिया, ऐसे कोई मूवमेंट नहीं होता। देयर इज नो मूवमेंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। तो सबसे पहले रिप्रेजेंट करने के लिए वन डायमेंशनल मोशन को अ स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट इज नीडेड टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट पोजीशन एट गिवन टाइम। The object's position changes continuously with time relative to reference point. Okay, अब देखो,
जब हम वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए हमें पता होनी चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन बनाना। ठीक है, ऑब्जेक्ट सपोज इधर है तो इसकी वन डायमेंशनल मोशन यहाँ जा रहा है तो मतलब इस जगह वन डायमेंशन है, बट अगर इधर जा रहा है तो ये इधर होगा इसका वन डायमेंशनल मोशन। तो ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट जो है किस पोजीशन पे है, किस डायरेक्शन में है। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। डिस्टेंस and displacement। अब बच्चे इसमें सेम ही डिफरेंस है। डिस्टेंस में जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस मतलब आप जो बॉडी है उसने कितना मूव किया, क्या जो बॉडी है उसने कितना मूव किया। ठीक है, जैसे एक बॉडी है जो ए पॉइंट से चलती है और पहुंच जाती है बी पॉइंट पर। ठीक है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस होता है, 4 किलोमीटर का। उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 किलोमीटर। अब सपोज एक बॉडी अपने घर से चल रही है, जैसे हम ए पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, फिर यहाँ, ये भी 4 का है, ये भी 4 किलोमीटर का है, 4 किलोमीटर का है, ये भी 4 किलोमीटर का है, और ये भी 4 किलोमीटर का है। और मैं अगर आपसे पूछूं इसने कितना डिस्टेंस कवर किया तो आप क्या बताओगे, सबको ऐड कर दोगे और बोलोगे कि मैम इसने 16 किलोमीटर कवर किया। बट जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो है कहता है कि एक बॉडी जो है कितना डिस्प्लेस हुई है। सपोज यहाँ बॉडी ए से चली, बी पर पहुंची, 4 किलोमीटर था, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना चली, 4 किलोमीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो 4 किलोमीटर है। ऐसे शो करते हैं, इसे ऐसे शो करते हैं, इसका सिंबल ये होता है डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, बट अभी मैं नहीं बना रही हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए। डिस्प्लेसमेंट जो है वो 4 किलोमीटर हुआ। ठीक है, बट यहाँ घर से हम चले, यहाँ यहाँ है, अगर किया वही सेम डिस्टेंस है 4 4 4। ठीक है, अब मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0। सपोज करो आप घर से निकले, ट्रेन दौड़ कर अच्छे से 21 किलोमीटर दौड़ कर आए और वापस घर में अगर मैं बोलो आपने कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, गुस्सा आ जाएगा। बट ये बात सही, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जिस जगह से आप चले हो, जो आपका पॉइंट है उससे आपने कितना डिस्प्लेस किया। यहाँ बंदा चला तो है, वो उसने डिस्टेंस तो कवर किए, बट वो वहीं वापस आ गया है, वो वहीं वापस आ गया, कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, 0। जो जहां से आप चले और वहां पूरा मूव कर आप वहीं पर आ गए तो क्या कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ ना बॉडी का। तो बॉडी अपनी पोजीशन से हिली नहीं हिली, बॉडी कवर की डिस्टेंस, यस डिस्टेंस कवर की, बट जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसकी पोजीशन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसलिए इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0। तो डिफरेंस समझ आया। अब बच्चों ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर बताया था मैं, स्केलर में केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। बट डिस्प्लेसमेंट की जब बात होती है ये क्या है, वेक्टर। इसमें डायरेक्शन और आपको डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड बताना होता है। जैसे मैं कहूँ डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस यहाँ डिस्टेंस था 16 किलोमीटर, मैंने लिख दिया 16 किलोमीटर। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ डिस्प्लेसमेंट मुझसे पूछा गया
डिस्प्लेसमेंट इस वाले केस में मैं बोलूंगी 4 किलोमीटर्स इन ईस्ट। ईस्ट क्या हो गया? डायरेक्शन। समझ आया इन दोनों में डिफरेंस? ओके। तो डिस्टेंस का हम डेफिनेशन कह सकते हैं, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन रिगार्डलेस ऑफ इट्स डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन के बिना जितनी एक्चुअल डिस्टेंस एक बॉडी ने कवर की है, जितनी एक्चुअल डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट ने कवर की है, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। इसमें कोई भी डायरेक्शन का रोल नहीं होता है। अब देखो, जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट वो होती है मीटर। क्या होती है? मीटर। ठीक है, समझ आ रहा है? और इसकी भी एसआई मीटर ही होती है। ओके, मीटर होती है एसआई इसकी भी। अब जानते हैं डिफरेंस क्या क्या है, एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्या है? एक एक्चुअल लेंथ है जो एक पाथ की जो ट्रैवल की है एक बॉडी ने। क्या? एक बॉडी ने एक्चुअल कितनी लेंथ क्रॉस की है, कितनी मूव किया है, उसे हम कहते हैं टेल मी डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट एक जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है कवर्ड बाय एन बॉडी फ्रॉम द एक्चुअल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? जो आपने सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जैसे यहाँ देखिए, आप यहाँ घर से चले ये 4 कवर किया, 4 कवर किया, वापस जाना आप ये चूज करेंगे या पूरा घूम के ये चूज करेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुई तो इसकी आप पाइथागोरस यूज करेंगे या पाइथागोरस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये निकल जाएगी डिस्टेंस, मान लेते हैं a। ठीक है, a स्क्वायर 16 प्लस 16 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो अब हम करेंगे 6 plus 6 12 and ये 32 a square under root 32 is equal to a, और अंडर रूट 32 इसकी लेंथ हुई है। इसके बाद अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 into 2 4 ठीक है, तो ये बन गया 4√2। तो इसकी जो डिस्टेंस हुई है 4√2 और ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ आ रही है आपको बात? तो सबसे ये जो डिस्टेंस सबसे छोटी डिस्टेंस हुई, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि हमने ये जो फाइनल पॉइंट है और इसके बीच जितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर की है उसे हम ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, क्लियर? अब हम नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस है जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। यस, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस का, वो है इट इज मेजर्ड अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, और डिस्प्लेसमेंट इट इज मेजर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये जो डिस्टेंस है ये कहाँ से मेजर होती है? एक्चुअल पाथ जितना आपने कवर किया है। बट डिस्प्लेसमेंट जो आपका इनिशियल पॉइंट है से लेकर आपका फाइनल पॉइंट तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। फिर नेक्स्ट आते हैं, ये जो है डिस्टेंस ये डिपेंड करता है जितना आपने एक्चुअल पाथ कवर किया है, एक्चुअल पाथ जितना कवर किया है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिपेंड करता है, ये जो है इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी डिस्टेंस कवर की है। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। ओके, अब डिस्टेंस जो है ये या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, बट डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। जैसे डिस्टेंस जो है, अब कोई मूव नहीं किया, डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस कुछ मूव नहीं किया मतलब कोई मूवमेंट नहीं हुआ, मतलब डिस्टेंस जो है जीरो है। या बट आपका मूवमेंट किया है 2 किलोमीटर का, ठीक है, डिस्टेंस जो है 2 किलोमीटर से, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कहीं कुछ और नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं होगा। बट जब हम डिस्प्लेसमेंट प्लेसमेंट की बात आती है, और मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों का फर्क पड़ता है। तो अगर जो ये है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, आपको पता होगा कि इधर की साइड नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव नंबर लाइन में। अगर कोई भी बॉडी इस साइड जा रही है मतलब वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे इधर 2 किलोमीटर कवर किया आपने तो डिस्प्लेसमेंट होगा 2 किलोमीटर, बट यहाँ 2 किया तो वो होगा -2 किलोमीटर। माइनस का मतलब होता है आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। ये आपकी डायरेक्शन को बताता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ओनली आपकी डायरेक्शन को बताता है। समझ आया? और अगर कोई डिस्प्लेसमेंट वापस आ गया या कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, हमने मूव ही नहीं किया, तब जीरो होता है। तो इसमें तीनों कंडीशन हो जाती है। कौन कौन सी? नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। इसमें केवल पॉजिटिव और जीरो हो सकता है। समझ आया? अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में तब कहा जाता है जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। अब जानते हैं यूनिफॉर्म। बच्चों बोरिंग लगा है काम नहीं, तो अब जानते हैं आप सबने गाड़ी चलाई है नहीं चलाई? पापा मम्मी को तो देखा होगा गाड़ी चलाते हुए बच्चों। तो बच्चों अगर कोई भी बॉडी जो है वो इक्वल टाइम, क्या इक्वल टाइम इंटरवल मतलब हर जो टाइम गैप है वो इक्वल है समय वल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। इक्वल डिस्टेंस मतलब नहीं आया समझ में। इक्वल टाइम इंटरवल मतलब जैसे 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, फिर अगले 2 सेकेंड, फिर अगले 2 सेकेंड। तो इसी जगह मैं लिख रही हूँ 4 सेकेंड और यहाँ 6 सेकेंड, ठीक है। इसमें 2 अगले, सपोज आप गाड़ी चला रहे हो, पहले 2 सेकेंड में आप जब 2 सेकेंड हुए तब आपने कवर किया 2 किलोमीटर, ठीक है। फिर अगले 2 सेकेंड में आपने कवर किया फिर 2 किलोमीटर और फिर अगले 2 सेकेंड में आपने कवर किया 2 किलोमीटर। तो यहाँ हर 2 सेकेंड में आप 2 किलोमीटर कवर कर रहे हो। इसे कहेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्मली आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो। कैसे? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो। ओके, इस मोशन को कहेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। बट बच्चों सपोज आप पहले 2 सेकेंड में आप 2 किलोमीटर किया, फिर 3 सेकेंड में आपने 2 किलोमीटर किया, फिर 6 सेकेंड में आपने 9 किलोमीटर किया। तो जो डिस्टेंस ये और ये इक्वल टाइम इंटरवल नहीं हुए, ना ये और ये टाइम इक्वल हो, तो इसे कहेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म। जब कोई बॉडी मूव करती है विद अनइक्वल टाइम इंटरवल टू अनइक्वल कवर डिस्टेंस, तो तब हम कहेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रही है। समझ आया बच्चों? अब आते हैं हम स्पीड एंड वेलोसिटी पर। क्या? स्पीड एंड वेलोसिटी।
तो बच्चों स्पीड तो आप जानते होंगे कि कोई भी बॉडी कितने से मूव कर रही है। स्पीड आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर का भी फॉर्मूला सेम होता है, इसमें होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। ये जो होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसमें आपको डिस्टेंस डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन डिफाइन करना पड़ता है, बट इसमें केवल आपको मैग्नीट्यूड डिफाइन करता है। यही केवल सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा जो है क्या, वो डिफरेंशिएट है स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर। ओके बच्चों, अब अगली क्लास में बच्चों ये था आपका स्पीड में लिख देती हूँ, स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस। अब बच्चों अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप ऑफ वेलोसिटी और बहुत सारे टॉपिक। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब, लाइक और हमें कमेंट लिखना मत भूलेगा। तो बच्चों मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप कोई भी जो टॉपिक अगर सजेस्ट करते हैं हमें, तो 2 to 3 डेज के अंदर अंदर आपको हमारी वीडियो वो मिल जाएगी, उस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड हो जाएगी। तो आप अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपके पास और कोई टॉपिक हो तो वो डालना मत भूलिएगा। थैंक यू।